नमस्कार दोस्तों यूरोपियन यूनियन ने लगा दिया है इंडिया के ऊपर डंपिंग ड्यूटी, जिसमें इंडिया का स्टील सेक्टर टारगेट पर है। आपको ये वीडियो याद होगी जिसमें यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट ने इंडिया के साथ डील को बोला था मदर ऑफ ऑल डील। We delivered the mother of all deals. जनवरी में जो इन्होंने मदर ऑफ ऑल डील जिसको बोला था, अब उसी कंट्री के ऊपर लगा दी है इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी। इंडिया के साथ साथ 4 और कंट्रीज के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटीज फ्लैट स्टील फ्रॉम इंडिया, जापान, ताइवान, टर्की और वियतनाम, इन सभी कंट्रीज के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई है, जिसको यूरोपियन यूनियन बता रहा है कि ये पांचों कंट्रियां यूरोप में अपनी स्टील को डंप कर रहे हैं और इसी वजह से यूरोपियन यूनियन ने ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। दरअसल हुआ यह है कि यूरोपियन कमीशन के हिसाब से इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट की है, जिसमें ये पता चला है कि ये 5 कंट्रियां एग्रेसिवली अपने स्टील रोल्स को डंप कर रही हैं यूरोपियन यूनियन में, जिसमें इंडिया, जापान, ताइवान, टर्की और वियतनाम जैसे देश हैं। और इसी चीज को देखते हुए यूरोपियन यूनियन ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है इन कोल्ड रोल फ्लैट स्टील पर, जो इस तरीके के दिखते हैं, जिसमें इंडिया की बहुत सारी कंपनीज पे ये ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है JSW स्टील और बहुत सारी अदर कॉर्पोरेट। साथ ही साथ इसी तरीके से जापान के ऊपर भी ये ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें इंडिया के ऊपर 9.5%, 9.5%, 9.5% और तो और जापान के ऊपर तो इन्होंने 28% की ड्यूटी लगा दी है। इसी के साथ साथ ताइवान, टर्की, वियतनाम, इन सभी कंट्रीज के ऊपर बहुत हैवी ड्यूटी लगाई है उनके स्टील रोल के ऊपर। इन सभी चीजों की शुरुआत हुई थी जब यूरोपियन यूनियन स्टील एसोसिएशन ने 4 अगस्त 2025 को एक कंप्लेंट रजिस्टर करी, जिसमें काफी सारी कंट्रीज के ऊपर इल्जाम लगाया गया कि काफी सारी कंट्रीज अपने स्टील रोल को यूरोपियन यूनियन में डंप कर रही है, जिसकी वजह से यूरोप का खुद का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हार्म हो रहा है। जिसके बाद 18 सितंबर 2025 को यूरोपियन कमीशन ने एक कमेटी बिठाई जिसमें ये इन्वेस्टिगेशन होनी थी और ये सारा मामला सामने आया। अब समझ लेते हैं कोल्ड रोल स्टील आखिर होता क्या है। कोल्ड रोल स्टील एक हॉट रोल स्टील है, जो कि स्टील का एक रोल बनाया जाता है जिसमें स्टील को बहुत ज्यादा गर्म कर कर उसे हैवी वेट से कंप्रेस कर एक पतली शीट बनाई जाती है और उसका फिर रोल बनाया जाता है, जो कि आपने भी बहुत बार आसपास देखी होगी। और इसी चीज को कोल्ड रोल्ड स्टील कहा जाता है और इसी चीज के ऊपर यूरोपियन यूनियन ने टैक्स लगाया है, जिसको ये एंटी डंपिंग ड्यूटी के नाम से बता रहे हैं। यूरोप को सडनली इंडिया की स्टील के ऊपर ये कंसर्न इसीलिए जगा क्योंकि पिछले साल के मुकाबले इस साल इंडिया का स्टील एक्सपोर्ट यूरोपियन यूनियन में बहुत ज्यादा बढ़ गया। और जैसा कि हम सब जानते हैं, ये कंट्रीज कहने को ही केवल ट्रेड डील्स करती हैं, बट बाद में जब किसी सामने वाली कंट्री का इनको प्रॉफिट दिख रहा होता है तो ये ऐसी ऐसी चीजें स्टार्ट कर देती हैं, जैसे एंटी डंप ड्यूटी या फिर ट्रंप ने जो टैक्स लगाया फोर्थ लेवर के नाम पर। यूरोपियन कंट्री हो या यूएसए, ये सभी कंट्रीज केवल अपना प्रॉफिट देखती हैं और इसी वजह से इंडिया का नेट एक्सपोर्ट बढ़ते हुए देखकर इन कंट्रीज ने इंडिया के ऊपर भी ये टैक्स लगा दिया, जबकि इसी साल मदर ऑफ ऑल डील बताया गया था इंडिया के साथ इस डील को। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2025-2026 में इंडिया का क्रूड स्टील प्रोडक्शन अराउंड 169 मिलियन टन थी, जिसमें से अकेला फिनिश्ड स्टील कंजम्पशन 164 मिलियन टन और फिनिश्ड स्टील एक्सपोर्ट 6.6 मिलियन टन, जबकि फिनिश्ड स्टील इंपोर्ट केवल 6.5 मिलियन टन रहा है। और इसी वजह से इंडिया का एक्सपोर्ट ग्रोथ 35.9% बूस्ट हुआ था, और जबकि यूरोप से इंडिया आने वाला इंपोर्ट 31.7% रिड्यूस हुआ था, जिसमें से इंडियन स्टील का मेजर बायर इटली, वियतनाम, बेल्जियम, यूएई और स्पेन रहा था। और इसी वजह से यूरोपियन स्टील मार्केट को बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा था। अब यूरोप की सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि यूरोप केवल इंडिया की स्टील के साथ डील नहीं कर रहा था, बल्कि यूरोप की स्टील फैक्ट्री को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कुछ टाइम से। जो यूरोप की खुद की स्टील मार्केट है वो बहुत ज्यादा नुकसान का सामना कर रही है, क्योंकि यूरोप में काफी ज्यादा महंगा लेबर फोर्स है। इसी वजह से स्टील की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जबकि इंडिया में बहुत चीप दाम पे ये बन पाती है। और इसी वजह से यूरोप के खुद के लोग भी इंडियन स्टील को प्रेफर करते हैं यूरोपियन स्टील की जगह, और यही कारण था यूरोप इतना ज्यादा परेशान है इंडिया की स्टील को लेकर। लास्ट ईयर ये रिपोर्ट भी आई थी कि यूरोप की कंट्रीज अपने स्टील प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा कम कर रही हैं, क्योंकि और कंट्रीज के मुकाबले वो बहुत ज्यादा महंगा स्टील प्रोड्यूस कर पा रही हैं, जिसकी वजह से अपने स्टील को वो एक्सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर पा रही। और इस कंपटीशन की वजह से यूरोप की स्टील मार्केट बहुत ज्यादा प्रेशर में आ रही है, जिसमें से हाई एनर्जी कॉस्ट और इसी वजह से वीक इंडस्ट्री डिमांड, एक्सपेंसिव डीकार्बनाइजेशन, कंपटीशन फ्रॉम एशिया, चाइनीज स्टील एक्सपोर्ट और यूएस का प्रोटेक्शनिज्म, इन सभी चीजों की वजह से ट्रेड डाइवर्ट हो रहा है और यूरोप का खुद का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो चुका है। और यही सब कारण है जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन की स्टील मार्केट बहुत ज्यादा डाउन चल रही है। यूरोप में महंगा लेबर तो है ही, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली यूरोप की स्टील की कॉस्ट बढ़ जाती है और साथ ही साथ इनको एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना पड़ता है, जिसकी वजह से डीकार्बनाइजेशन मतलब कार्बन एम्बिशन कम हो। इस वजह से इनको महंगी महंगी मशीनरीज और उसको खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है, और इसी वजह से यूरोप में बनने वाली स्टील की कॉस्ट इतनी ज्यादा हाई हो जाती है और इसी वजह से यूरोप इतना महंगा स्टील बना पा रहा है।
और इन 5 कंट्रीज के ऊपर उल्टे सीधे इल्जाम लगाए हैं कि ये डंपिंग ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि इन कंट्रीज में बहुत ज्यादा चीप लेबर है और यहां पर कोई डीकार्बनाइजेशन जैसा एक्ट भी नहीं है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन अगर कोई कंट्री कर रही है तो वो है चाइना। बट देखने वाली बात यह थी कि यूरोपियन कंट्रीज ने चाइना के ऊपर कुछ भी ड्यूटी नहीं लगाई है, जबकि यूरोपियन कंट्रीज के लोकल मैन्युफैक्चरर जितना स्टील प्रोड्यूस करते हैं उससे ज्यादा स्टील तो चाइना एक्सपोर्ट कर देता है यूरोपियन यूनियन में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे नंबर 1 टारगेट यूरोपियन यूनियन को चाइना बनाना चाहिए था। बट चाइना के ऊपर यूरोपियन यूनियन ने कोई भी टैक्स नहीं लगाया और ना ही कोई डंपिंग ड्यूटी। पूरी दुनिया में स्टील का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा चाइना करता है और चाइना इतना ज्यादा स्टील प्रोड्यूस करता है कि अपने स्टील को पूरी तरीके से सेल आउट भी नहीं कर पाता। यूएसए ने भी उसके ऊपर काफी ट्रेड बैरियर्स लगा रखे हैं और इसी चीज को देखते हुए चाइना ऑल्टरनेटिव कंट्रीज में अपना स्टील भेजना शुरू कर देता है, जिसमें से यूरोप भी बहुत बड़ा मार्केट है। और अगर सबसे बड़ी दिक्कत किसी कंट्रीज के स्टील के प्रोडक्शन के साथ हो सकती है यूरोप को, तो उसमें नंबर 1 नेम चाइना आएगा। और ये तो बस अभी स्टार्टिंग है, इसके बाद अभी और भी सारे ट्रेड टैक्स लगने वाले हैं। जैसे इसी साल यूरोपियन यूनियन ने ये ट्रेड बिल पास कर दिया है, जिसमें ये बोला गया कि केवल 18.3 मिलियन टन ही हर साल कोई भी कंट्री यूरोप में बिना किसी टैरिफ के ये स्टील बेच सकता है। और उसके बाद अगर क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो 50% टैरिफ लगने वाला है, जिसके बाद इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ तो ये लगेगा ही। और जो एंटी डंपिंग ड्यूटी यूरोप लगा रहा है, उसके बाद इंडिया का स्टील बेचना यूरोप में लगभग नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि कहने को तो ये मर्डर ऑफ ऑल डील्स करते हैं और बोलते हैं कि इंडिया के साथ ऐसी ऐतिहासिक डील हुई है जो आज तक कभी किसी कंट्री की किसी कंट्री के साथ नहीं हुई। बट साथ ही साथ जैसे ही इनको दिखता है कि हमारी कोई भी इंडस्ट्री का नुकसान हो रहा है, तो तुरंत ही ये नए नए लॉज लेके आ जाते हैं। तो कुल मिला के इंडिया के ऊपर अब 2 बैरियर्स लगने वाले हैं। पहला एंटी डंपिंग ड्यूटी और दूसरा 50% कोटा ड्यूटी, जिसमें जैसे ही एक्सपोर्ट 18.5 मिलियन से ऊपर जाएगा तुरंत ये 50% वाली ड्यूटी लग जाएगी। और असली चिंता की बात तो अभी आने वाली है, जो कि फाइनल प्लेस में है, जिसमें यूरोप लगाने वाला है CBAM, यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इसमें यह देखा जाएगा कि स्टील के बनते हुए कितना सारा कार्बन एमिशन जनरेट हुआ, यानी स्टील को बनाते हुए जिस इंडस्ट्री में ये स्टील बना उसमें से कितना ज्यादा कार्बन एमिशन एनवायरनमेंट में जा रहा है। और उस चीज के ऊपर भी ये अपने बॉर्डर में घुसते ही उस स्टील के ऊपर ये टैक्स लगाने वाले हैं, या फिर कोई भी प्रोडक्ट जिससे कार्बन एमिशन हुआ होगा। मतलब जितना कार्बन एमिशन होगा उतना ही टैक्स उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर लगने वाला है, जिसकी वजह से इंडिया को भी स्टील प्रोड्यूस करने के लिए क्लीन कार्बन एमिशन का मैकेनिज्म यूज करना पड़ेगा। और इसके बाद इंडिया की कॉस्ट और भी ज्यादा हाई होने वाली है। तो अब इंडिया को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? इंडिया को अपनी डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए और साथ साथ ग्लोबल कंपटीशन के लिए भी रेडी रहना होगा। प्रोडक्शन कॉस्ट कम करनी होगी, क्वालिटी इंप्रूव करनी होगी और लो कार्बन स्टील पर फोकस बढ़ाना होगा, क्योंकि फ्यूचर की स्टील रेस ये नहीं होगी कि कौन सी कंट्री सबसे सस्ता स्टील बना रहा है, बल्कि कंपटीशन ये होगा कि कौन सी कंट्री हाई क्वालिटी स्टील का प्रोडक्शन कर रहा है लो कार्बन एम्बिशन के साथ। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इंडिया को यूरोपियन स्टील का रिस्ट्रिक्शन का जवाब किस तरीके से देना चाहिए? और आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया हो और इसी तरीके से आपको भी जियोपॉलिटिक्स को इजी लैंग्वेज में समझना पसंद है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं फिर कल किसी नए टॉपिक में। गुड बाय फॉर नाउ।